हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अजीम खान मोशन मंच पर आपका स्वागत है। बेटे अपन बायोटेक्नोलॉजी के प्रयोग का लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं, जिसमें आज का टॉपिक होगा हमारा पराजीवी जंतु और नैतिक मुद्दे। तो यहाँ पर अपन को ये देखना है बेटे कि पराजीवी जंतु क्या होते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होते हैं और बाद में नैतिक मुद्दे क्या होते हैं। तो बेटे ये तो आपने भी पढ़ा होगा कि जिस तरह से अपन ट्रांसजेनिक प्लांट पढ़ते हैं उसी तरह से ट्रांसजेनिक एनिमल भी होते हैं। ट्रांसजेनिक जो प्लांट होते हैं बेटे वो कैसे बनाए जाते हैं कि पहले वांछित जीन को किसी वीडीएनए के साथ में जोड़ा जाता है और फिर उससे बनाया जाता है आरडीएनए। आरडीएनए को किसी होस्ट सेल के अंदर प्रवेश करवाया जाता है और फिर वहां से बेटे उस जीन को किसी टारगेट सेल में ले जाया जाता है और टारगेट सेल से जो बेटे प्लांट बनेगा उस प्लांट को कहा जाता है ट्रांसजेनिक प्लांट। और इस ट्रांसजेनिक प्लांट के अंदर वह सारे गुण होते हैं जो वांछित जीन के अंदर मौजूद होते हैं। इसी तरह से बेटे जो पराजीवी जंतु होते हैं इसमें किसी वांछित जीन को लेकर उसे किसी जायगोट या भ्रूण के अंदर प्रवेश करवाया जाता है और इससे जो जंतु बनते हैं बेटे उस जंतु को कहा जाता है पराजीवी जंतु। सबसे पहले बनाया गया जो पराजीवी जंतु था वो चूहा था बेटे, याद रखना। और ये जो पराजीवी जंतु हैं इससे वर्तमान में बेटे गाय, भैंस, भेड़, बकरियां, ये भेड़, मुर्गियां, ये जंतु बना लिए गए हैं। और इन जंतुओं से बेटे होने वाला जो उत्पादन है ये सामान्य जंतुओं से ज्यादा होता है। जैसे दूध की बात कर लें तो बेटे जो गाय बनाई जाएगी वो सामान्य गाय से ज्यादा मिल्क प्रोडक्ट करेगी, जो भेड़ बनाई जाएगी वो ज्यादा ऊन प्रोडक्ट करेगी, जो मुर्गियां बनाई जाएगी वो ज्यादा अंडे देगी, जो बेटे इससे पिग और जो है आगे अन्य जानवर बनाए जाएंगे वो बेटे ज्यादा मांस प्रोडक्ट करेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आनुवांशिकी अभियांत्रिकी के माध्यम से वांछित जीन का प्रयोग करके और एक उच्च लक्षणों वाले नए जीव बनाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं बेटे पराजीवी जंतु। उसके बाद में बेटे दूसरा टॉपिक इसमें नैतिक मुद्दों का होगा। तो नैतिक मुद्दों के अंदर बेटे बायोपायरेसी वगैरह क्या होती है कि विशेष पैटर्न करवाया जाता है किसी प्रोडक्ट का ताकि बेटे वो उसी अधिकार, जो भी इसका पैटर्न करवाता है वो उसी के अधिकार में चले जाते हैं। तो आइए बच्चों यहां पर अपन शुरू करते हैं इसके टॉपिक को। तो ये टॉपिक हमारा रहेगा सबसे पहले पराजीवी जंतु। तो मैं आपको बता देता हूं बच्चों कि पराजीवी जंतु बनता कैसे हैं। तो यहां पर देखिएगा कि हमारे पास में कोई वांछित जीन है, वांछित जीन को अपन किसी वीडीएनए के साथ में लेंगे और यहां बन जाएगा हमारा आरडीएनए। आरडीएनए को बेटे पहले अपन इंटर करवाएंगे। तो इंटर किस में करवाएंगे, या तो यहां पर ये जायगोट होगा या फिर बेटे यहां पर ये क्या होगा, एम्ब्रियो होगा, जायगोट और एम्ब्रियो। अब इस एम्ब्रियो का अपन को करवाना है डेवलपमेंट, यानी इस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। तो डेवलपमेंट पे पहले ये क्या बनेगा, पहले ये मोरुला में कन्वर्ट होगा। मोरुला किस में कन्वर्ट होगा बच्चों, तो ये ब्लास्टुला में कन्वर्ट होगा। ब्लास्टुला किस में कन्वर्ट होगा, तो ये याद रखना ये गेस्टुला में कन्वर्ट होगा। और गेस्टुला आगे चलकर बेटे ये एम्ब्रियो में बदलेगा। एम्ब्रियो आगे चलकर ये किस में बदलेगा, फीटस में बदलेगा। और फीटस का बेटे यहां पर इसका जन्म होगा, इसका यहां पर ये जन्म होगा। तो जन्म होगा जो जंतु बनेगा, इस जंतु को आप कह सकते हो ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल। तो बच्चों यहां पर आपको याद रखना है कि पादपों की तरह आप जंतु को कल्चर मीडिया में मत रख देना। जैसे वहां पर अपन ने क्या देखा था ट्रांसजेनिक प्लांट के अंदर कि पहले वीडीएनए और फिर डीडीएनए दोनों को बेटे अपन ने संयोजित करवाया तो आरडीएनए बना। आरडीएनए को होस्ट सेल में डाला तो फिर उसके बाद में उसको टारगेट सेल में पहुंचाया। टारगेट सेल को बेटे कल्चर मीडिया पर रखा तो कैलस बना। कैलस से आगे चलकर एम्ब्रियोइड बना। एम्ब्रियोइड से आगे चलकर प्लांटलेट बना और प्लांटलेट से बेटे न्यू प्लांट बना जिसको ट्रांसजेनिक प्लांट का। एनिमल के अंदर ऐसा नहीं होगा। एनिमल के अंदर कोई प्लांटलेट या बेटे कैलस नहीं बनेगा। सबसे पहले क्या होगा कि जो आरडीएनए बनेगा इसे किसी जायगोट या फिर एम्ब्रियो की जो प्रारंभिक अवस्था है उसमें इंटर करवाया जाएगा। फिर उस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा बच्चों। तो डेवलपमेंट से पहले मोरुला अवस्था आएगी, मोरुला से ब्लास्टुला, फिर गेस्टुला, गेस्टुला के आते बेटे ऑर्गन्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक एम्ब्रियो बनेगा, फिर एम्ब्रियो आगे चलकर फीटस में कन्वर्ट होगा और फीटस की अवस्था में उस जंतु का जन्म होगा। तो उस जंतु को अपन कहेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल।
यहां आप याद रख लें कि जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल था, फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल, तो फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल ये था बेटे रेट यानी चूहा, चूहा। और अदर ट्रांसजेनिक जो एनिमल हैं ये भी आप याद रख लें, अदर ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो अदर ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंदर ये याद रखें बेटे, गाय है, ये बना ली गई है ना, गाय है, उसके अलावा भेड़ है, उसके अलावा बेटे सुअर है और ये मुर्गियां हैं, मुर्गियां। तो इस तरह से याद रखना कि ये अन्य ट्रांसजेनिक, गाय को रोजी के रूप में बनाया गया है बेटे, भेड़ का नाम सुना हुआ आपने, तो डोली मोली पोली के रूप में बनाया गया है। तो यहां पर पहला ट्रांसजेनिक एनिमल जो है वह है चूहा है ना, जिनका प्रयोग जो है आनुवांशिकी में किया जाता है, या बेटे वैक्सीनेशन वगैरह की जो क्या कहते हैं चेकिंग होती है, जिन पर परीक्षण कराया जाता है, वहां पर ये पशु काम में आते हैं। यानी वैक्सीन का प्रयोग सीधा मनुष्य पे तो कर ही नहीं सकते, जो वैक्सीन होती है और कई प्रकार की जो दवाइयां होती बेटे, मेडिसिन होते, उनका प्रयोग इन आनुवांशिकी में ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल होते हैं ना, इनके ऊपर यहां पर कराया जाता है। तो ध्यान से देख ले बेटे कि पहला बनाया गया जो ट्रांसजेनिक एनिमल है वह चूहा है। उसके अलावा अदर एनिमल्स के रूप में गाय है, भेड़ है, सुअर है, मुर्गियां, तो इनसे बेटे कई सारे उत्पाद बनाए जाते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपन कि ट्रांसजेनिक एनिमल के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। तो देखो बेटे, ऐसे जंतु जिनका डीएनए में, यहां रखना, जिनके डीएनए में परिचालन द्वारा एक अतिरिक्त यानी बाहरी जीन को आप क्या कहोगे, डीएनए, यानी बेटे डीएनए, जिसे वांछित जीन भी आप कह सकते हो या डिजायर्ड जीन भी आप कह सकते हो, व्यवस्थित होता है, जो अपना लक्षण व्यक्त करता है, जिसे पराजीवी जंतु कहते हैं या पारजीवी जंतु कहते हैं। तो बेटे सीधी सी परिभाषा है कि जब विशेष लक्षणों वाली वांछित जीन को किसी जंतु की कोशिका या उत्तक में प्रवेश करवाया जाता है और उससे जो नया जंतु बनता है, उस जंतु को पराजीवी जंतु कहते हैं। तो ये सीधी सी परिभाषा है बेटे कि एक बार फिर देख ले कि ऐसे जंतु जिनके डीएनए में, यानी डीएनए का मतलब है उनकी विशेष कोशिका में या भ्रूण की कोशिका में बाहरी जीन को प्रवेश करवा करके एक विशेष लक्षणों वाले जीव को बनाया जाता है और उस जीव को कहा जाता है बेटे पराजीवी जंतु यानी ट्रांसजेनिक एनिमल। यहां तक क्लियर हुआ। उसके बाद में देखो बेटे, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि परजीवी जंतु, एक तो चूहा, खरगोश, सुअर, भेड़, गाय और मछलियां आदि पैदा हो चुके हैं, लेकिन मैं आपको लिखवा चुका हूं बेटे कि यहां पर जो चूहा है ये कौन सा एनिमल है, फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल है। तो ट्रांसजेनिक एनिमल के रूप में किस किस को पैदा कर लिया गया है बेटे अभी तक, तो एक तो चूहा आपको याद रखना है ना, रेबिट है, सुअर है, भेड़ है, गाय है, मछलियां हैं, और यहाँ मुर्गियां भी याद करना कि मुर्गियां भी बेटे इसके माध्यम से प्राप्त कर ली गई है। अब इसके लक्षण देखो बेटे, सामान्य शरीर क्रिया व विकास। तो अब देखते हैं बेटे सामान्य शरीर क्रिया और विकास में क्या है कि जो पराजीवी जंतु है का निर्माण विशेष रूप से इस प्रकार किया जाता है कि जिसमें जीनों के नियंत्रण और इनका शरीर के विकास और सामान्य कार्यों पर पड़ने वाला प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। यानी बेटे यहां पर इनके जो पराजीवी जंतु कैसे बनाए जाते हैं, तो सबसे पहला है सामान्य शरीर क्रिया और विकास। तो पराजीवी जंतुओं का निर्माण इस तरह से किया जाता है बेटे, विशेष जीन को प्रवेश करवा करके, और फिर आप देखिएगा कि जीनों का नियंत्रण और इनके शरीर के विकास और सामान्य कार्यों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। यानी देखिएगा एक सामान्य जंतु है और एक अपन ने क्या किया कि उसके अंदर बेटे वांछित जीन को प्रवेश करवा दिया। वांछित जीन के प्रवेश करवाने के बाद में जब वो जंतु का विकास होगा तो बेटे उस जीन की वजह से उसके शरीर के कार्यों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब का अध्ययन यहां पर किया जाता है। उसके बाद में देखो बेटे दूसरा उसमें है रोगों का अध्ययन। तो दूसरा यहां पर आपको याद रखना है रोगों का अध्ययन। अब रोगों का अध्ययन में आप देखिएगा कि अनेक पराजीवी जंतु इस प्रकार निर्मित किए जाते हैं कि जिसमें रोगों के विकास में जीन की भूमिका क्या होती है ये उसमें देखा जाता है। यानी कई प्रकार के ऐसे पराजीवी जंतु होते हैं जिनका अध्ययन ही आनुवांशिकी रोगों के जो है बेटे खोजने में या आनुवांशिकी
रोगों का पता लगाने में किया जाता है। तो याद रखना, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है रोगों का अध्ययन में। तो यहां देखो अनेक पराजिनी जंतु इस प्रकार से निर्मित किए जाते हैं कि रोग के विकास में जीन की क्या भूमिका होती है यह सब उसके अंदर पता लगाया जाता है। उसके बाद में देखो ये विशिष्ट रूप से निर्मित होते हैं जो मानव रोगों के लिए नमूनों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं ताकि रोगों के नए उपचार का अध्ययन हो सके। तो बेटे ये मैं आपको पहले से बता चुका हूं कि जितने भी अधिकतर पराजिनी जंतु होते हैं इनका उपयोग जो है वो रोगों का पता लगाने में किया जाता है, वैक्सीनेशन के परीक्षण में किया जाता है, ताकि बेटे इनके ऊपर यहां पर किसी जीन के माध्यम से ये रोग होता है तो इसका अगर पराजिनी जंतुओं में क्या क्या वो जीन लक्षण पैदा करेगी, अगर हमें पहले से पता लग जाएगा कि ये बेटे हानिकारक होगी या लाभदायक होगी, अगर सीधा अपन उस जीन को मनुष्य में प्रवेश करवा देंगे और वह हानिकारक हुई तो बेचारा वो व्यक्ति तो मर जाएगा। लेकिन यही अगर अपन पहले चूहे पर प्रयोग कर लेंगे बेटे, ठीक है चूहा मर जाएगा या करेगा लेकिन इतनी बड़ी क्षति नहीं होगी। तो ये याद रखना कि यहां पर ये विशिष्ट रूप से क्या होता है बेटे निर्मित होते हैं, यानी जो पराजिनी जंतु होते हैं ये विशेष जीनी माध्यम से इन्हें बनाया जाता है और जो मानव रोगों के लिए नमूनों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं ताकि रोगों के नए उपचार का अध्ययन किया जा सके। तो ये याद रखना जो पराजिनी जंतु होते हैं बेटे इनके अंदर विशेष रोग की जीन को पहुंचाया जाता है और उस जीन से क्या क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं, वो जीन के उपचार में कौन कौन सी मेडिसिन बनाई जाती है, इनका भी अध्ययन किया जाता है। वर्तमान में मानव रोगों में जैसे कि कैंसर है बेटे, है ना, पुटीय रेशा यानी सिस्टिक फाइब्रोसा है, बहुत खतरनाक बीमारी बेटे, यानी सिस्टिक फाइब्रोसा या फाइब्रोसा सिस्टिका भी कहते हैं। इसमें यह होता है बेटे हड्डियां जाम हो जाती है इसके अंदर, क्योंकि होता क्या है कि हड्डियों में बेटे कैल्शियम लवण तो हट जाते हैं और उसकी जगह पर फाइबर्स आकर जाम हो जाते हैं। तो जो जॉइंट्स होते हैं ना बेटे वो जाम हो जाते हैं, हिलने डुलने में परेशानी आती है तो जॉइंट पेन होता है, इसको फाइब्रोसा सिस्टिका भी कहा जाता है। उसके अलावा बेटे यानी अल्जाइमर का नाम सुना होगा, ये रूमेटॉइड या रूमेटॉइड यानी ये होता है बेटे जिसको कहेंगे रूमेटॉइड, रूमेटॉइड ऑर्थराइटिस और थ्राइटिस, संधि शोध का माने होगा बेटे और आदि, और एल्जाइमर ये ब्रेन के से रिलेटेड बीमारी है, ब्रेन से संबंधित आदि परजीवी नमूने उपलब्ध हैं। यानी याद रखना बेटे कि जैसे कैंसर है, फाइब्रोसा सिस्टिका है, रूमेटॉइड ऑर्थराइटिस है, अल्जाइमर है, इन बीमारियों का पता जो है एक तरह से पराजिनी जंतुओं के माध्यम से लगाया जा सकता है। इनके माध्यम से इनका उपचार कैसे किया जाएगा, ये कौन कौन से लक्षण उत्पन्न करती, ये सारा पता बेटे लगाया जा सकता है। तो याद रखना कि पराजिनी जंतुओं के माध्यम से वर्तमान में मानव रोग जैसे कैंसर है, फाइब्रोसा सिस्टिका है, रूमेटॉइड ऑर्थराइटिस है और बेटे अल्जाइमर है, इन रोगों के बारे में पराजिनी जंतुओं के नमूनों से पता लगाया जाता है। तो ये आपको यहां पर याद रखना है। फिर उसके बाद में बेटे आगे देखिएगा कि जैविक उत्पाद में दूसरा यूज जो है वो होगा जैविक उत्पाद में, यानी बेटे कई प्रकार के पराजिनी जंतु ऐसे हैं जिसे कई प्रकार के उत्पाद भी प्राप्त किए जाते हैं। तो यहां आप देखिएगा कि कुछ मानव रोगों के उपचार के लिए औषधि की आवश्यकता होती है जो जैविक उत्पाद से बनी होती है। तो यहां आप देखो बेटे कि पराजिनी जंतुओं से ऐसे जैविक उत्पाद बना लिए गए हैं, जैसे कि पराजिनी जंतु जो उपयोगी जैविक उत्पाद का निर्माण करते हैं उन्हें डीएनए के भाग को प्रवेश कराते हैं जो विशेष उत्पाद के निर्माण में भाग लेते हैं। यानी बेटे यहां पर आपको याद रखना है कि पराजिनी जंतु जो उपयोगी जैविक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसमें डीएनए के एक भाग यानी जीनों को प्रवेश करवाते हैं जो विशेष उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे बेटे मान लो मुझे इंसुलिन बनाना है तो अपन क्या करेंगे कि पहले इंसुलिन बनाने वाली जो जीन है उस जीन को बेटे किसी जंतु की कोशिका में प्रवेश करवाया जाएगा और वह जंतु से फिर जो बनेगा उसमें इंसुलिन उत्पादन की क्षमता ज्यादा होगी। तो पहले क्या किया जाएगा कि बेटे पराजिनी जंतु के अंदर पहले विशेष उत्पाद को निर्माण करने के लिए पहले यहां पर याद रखना उसमें डीएनए के एक भाग को प्रवेश करवाया जाएगा
उस वांछित डीएनए के अनुसार बेटे वह जैविक उत्पाद का निर्माण करेगा। उसके बाद में देखो इसमें कुछ उदाहरण दे रखे हैं, लेकिन उससे पहले इसको अच्छी तरह से समझ लेना कि जैविक उत्पाद के रूप में भी बेटे पराजिनी जंतु का प्रयोग किया जाता है। अब यहां पर देखो कि मानव रोगों के उपचार के लिए औषधि के रूप में, ध्यान रखना बेटा, औषधि की आवश्यकता होती है जो जैविक उत्पाद से बनी होती है। जैसे मान लो हमें बेटे एक डायबिटीज की औषधि चाहिए, तो डायबिटीज की औषधि क्या होगी, इंजेक्शन होंगे, और ये इंजेक्शन किसके बने होंगे, इंसुलिन के बने होंगे। अब हमें क्या चाहिए, ये इंसुलिन चाहिए, तो ये इंसुलिन के लिए अपन क्या करेंगे कि किसी डीएनए जो इंसुलिन बनाती है, जो डीएनए बेटे ऐसी जीन जो इंसुलिन बनाने में मदद करती है, उस जीन या डीएनए को निकाल कर के अब इससे बेटे पराजिनी जंतु बनाए जाएंगे, और पराजिनी जंतु जब बनाए जाएंगे तो उसके अंदर इंसुलिन उत्पादन की क्षमता ज्यादा होगी। तो इस तरह से बेटे ये प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। इसके कुछ उदाहरण भी है, जैसे मानव प्रोटीन है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, अल्फा 1 एंटीट्रिप का उपयोग एम्फाइसीमिया में निदान में होता है। बेटे ये एम्फाइसीमिया है, एम्फाइसीमिया, ये जो एम्फाइसीमिया है ये वृद्धावस्था में ज्यादा होता है बेटे, वृद्धावस्था में ज्यादा होता है, ये आपको याद रखना है। और इसमें क्या होगी, फेफड़े की कोशिका नष्ट होती है, फेफड़े की कोशिकाएं नष्ट होती है बेटे, इसमें फेफड़े की कोशिकाएं नष्ट होती है, और फेफड़े की कोशिकाएं नष्ट होने से यानी सांस लेने में परेशानी आती है, इसमें सांस लेने में तकलीफ, सांस लेने में तकलीफ। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि एक बीमारी का नाम है एम्फाइसीमिया, यानी एम्फाइसीमिया ये वृद्धावस्था में होने वाली फेफड़ों से संबंधित एक बीमारी है बेटे, एम्फाइसीमा या एम्फाइसीमिया। तो बेटे इस बीमारी के अंदर क्या होता है कि जो हमारे लंग्स होते हैं ना, उन लंग्स की कोशिकाएं धीरे धीरे नष्ट होना शुरू कर देती है। और आपको याद होगा कि बेटे जो कोशिकाएं होती है यहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, यहां पर हमारे हृदय से जो बेटे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब फेफड़ों के पास में आता है तो इन कोशिकाएं और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, जिससे यह होता है बेटे कि कोशिकाओं से या एल्वुलाई से जो O2 है वो तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाएगी, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से जो CO2 वो कोशिका में आएगी, कोशिका से उन्हें बाहर कर दिया जाएगा, और जो ऑक्सीजन बेटे ब्लड में आएगी तो वो ब्लड क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड, और फिर ये ब्लड जो है हार्ट से होता हुआ हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं में जाएगा। लेकिन अब होगा क्या बेटे कि बुढ़ापे में धीरे धीरे कोशिकाएं नष्ट होना शुरू हो जाती है। तो जैसे जैसे कोशिकाएं नष्ट होगी वैसे वैसे बेटे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बनना कम हो जाएगा, तो फिर उस व्यक्तियों को सांस लेने में तकलीफ भी आएगी, एनर्जी कम होगी बेटे, क्योंकि कोशिकाओं में ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। तो इस बीमारी को कहते हैं एम्फाइसीमिया। तो इसके लिए बेटे एक प्रोटीन बनाई जाती है जिसका नाम है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। तो ये याद रखना, ये एक ऐसा उत्पाद है जिसका उपचार किसमें किया जाएगा, एम्फाइसीमिया के अंदर किया जाता है। तो ये आपको यहां पर याद रखना है। उसके बाद में देखो ठीक उसी तरह का एक है बेटे फिनाइल कीटोन यूरिया, यानी इसको बोलते हैं फिनाइल कीटोन यूरिया, PKU, वह पुटीय रेशा, यानी बेटे एक तरह से जिसको कहेंगे यानी वही फाइब्रस सिस्टोसा, यानी इसको भी यहां पर आप कह सकते हो यानी फाइबर्स या सिस्टोसा, यानी इसको फाइब्रस सिस्टिका, फाइब्रस सिस्टिका है ना, ये आप कह सकते हो कि निदान में किया जाता है। तो ये भी याद रखना बेटे, ठीक उसी तरह का प्रयास एक तो फिनाइल कीटोन यूरिया और एक जो है फाइब्रस सिस्टिका के उपचार में किया जाता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। 1977 में सर्वप्रथम पराजिनी के रूप में गाय बनाए बेटे, ये याद रखना। 99 देखो सबसे पहला बनाया गया जंतु कौन था, चूहा, लेकिन 1977 के अंदर यानी पराजिनी गाय रोजी मानव प्रोटीन संपन्न हुआ, यानी बेटे बनाई गई जो पराजिनी गाय थी उसका नाम था रोजी। अब ये रोजी जो दूध था बेटे, उस दूध में मानव प्रोटीन संपन्न था 2.4 ग्राम प्रति लीटर प्राप्त किया गया, यानी बेटे यहां पर मानव प्रोटीन संपन्न दूध, यानी उस दूध में 2.4 ग्राम प्रति लीटर ये प्रोटीन थी। ये याद रखना, ये किससे प्राप्त की, गाय रोजी से। इस दूध में मानव अल्फा
लैक्टो एल्बुमिन मिलता है। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, यानी अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन। जो मानव शिशु हेतु अत्यधिक संतुलित पोषक तत्व है, जो साधारण गायों के दूध में यह नहीं मिलता है। तो ये आप देख लें कि क्वेश्चन आ जाए अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन, तो ये एक पराजिनी गाय थी जिसका नाम था रोजी। तो उस रोजी जो कि गाय के रूप में पहली बनाई गई गाय थी बेटे, 1977 में पहला बनाया गया जंतु चूहा था, याद कर लेना, लेकिन पहले बनाई गई गाय थी, सर्वप्रथम जिस गाय को बनाया उस गाय का नाम रोजी था। उसके दूध के अंदर बेटे एक अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन, नॉर्मल याद रखना कि दूध के अंदर एल्ब्यूमिन, लैक्टोग्लोबुलिन, लैक्टो एल्ब्यूमिन, इस तरह की प्रोटीनें पाई जाती है। इस गाय के दूध में एक विशेष प्रोटीन थी जिसका नाम था अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन, और ये एक ऐसी प्रोटीन है जो बेटे मानव के जो शिशु होते हैं ना, उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी, और यह प्रोटीन साधारण गायों में नहीं पाई जाती है। यह प्रोटीन जो मिलती है यह बेटे ट्रांसजेनिक बनाई गई जो गाय थी रोजी, उसके दूध में यह प्रोटीन पाई जाती है। तो यह भी आपको याद रखना है। दूसरा जो है बेटे, अगला प्रयोग जो आता है वो आता है टीका सुरक्षा में। तो ये ध्यान रखना, जैसा मैंने आपसे कहा था कि बेटे पराजिनी जंतुओं के माध्यम से कई प्रकार के टीकों का परीक्षण भी किया जाता है, यानी पराजिनी जंतुओं में वैक्सीनेशन का प्रयोग किया जाता है। अब वो सफल होता है तो बेटे वो वैक्सीन मार्केट में आ जाती है, क्योंकि जितने भी पराजिनी जंतु वो अधिकतर स्तनधारी, जैसे चूहा है, रेबिट है ना, ये सब स्तनधारी है, और हम भी क्या है, हम भी स्तनधारी है। तो हमारे शरीर की बनावट और चूहे और रेबिट के शरीर की बनावट लगभग सेम होती है, क्योंकि स्तनधारी हैं अपन सब। तो बेटे वहां पर जब ये प्रयोग करवाया जाता है तो उनके अंदर जो लक्षण होंगे वही हमारे अंदर भी होंगे। तो फिर याद रखना कि पहले ये पराजिनी जंतुओं पर टीके वगैरह का परीक्षण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहां आप देख रहे हैं बेटे कि टीकों का मानव पर प्रयोग करने से पहले टीके की सुरक्षा की जांच के लिए पराजिनी चूहों को विकसित किया गया। तो यह भी याद रखना है आपको कि यहां पर टीकों को विकसित करने के लिए या टीकों का परीक्षण या जांच करने के लिए पहले ट्रांसजेनिक एनिमल्स का प्रयोग में लाया गया बेटे। तो मैं आपको पहले ही बता रहा था कि ये जितने भी ट्रांसजेनिक एनिमल है ये रोगों के निदान में, मेडिसिन के परीक्षण में, वैक्सीनेशन के परीक्षण में, इन सब का यहां पर बेटे यूज होता है। तो चौथा यूज जो है पराजिनी का वह है टीकों की सुरक्षा में, यानी ऐसे टीके बेटे जो सर्वप्रथम बनाए गए हों। तो इन टीकों के परीक्षण के लिए पराजिनी जंतुओं का प्रयोग किया जाता है, और इसके लिए विशेष रूप से चूहे का प्रयोग किया जाए, क्योंकि इनकी पीढ़ियां भी ज्यादा नहीं होती, 1 महीने 2 महीने में फिर ये बेटे नए चूहों को जन्म दे देते हैं। तो इससे यह भी पता लग जाएगा कि जो वैक्सीन है उसका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रभाव कैसा रहेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि मानव पर प्रयोग करने से पहले टीकों के परीक्षण के लिए बेटे चूहों को पराजिनी जंतुओं के रूप में प्रयोग में लाया गया। पोलियो का टीका सुरक्षा की जांच के लिए पराजिनी चूहों का उपयोग किया जा चुका है, यानी जो पोलियो का टीका है और भी कई सारे जो वैक्सीनेशन होते बेटे, जो वर्तमान में भी वैक्सीनेशन आ रही है, तो इनके प्रयोग के लिए है चूहों का प्रयोग ही किया जाता है। तो ये आपको यहां पर समझना है। उसके बाद में देखिएगा बेटे रासायनिक सुरक्षा परीक्षण में 5वां प्रयोग जो इसका आया है रासायनिक सुरक्षा परीक्षण में, यानी यहां पर औषधियां हैं, यहां पर मेडिसिन का प्रयोग है बेटे कि विशेष प्रकार की रेमेडीज है, कई प्रकार के फार्मास्यूटिकल है बेटे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, तो ये तरह तरह की दवाइयां बनाती है, ये आपको भी पता है। क्या इन दवाइयों का प्रयोग सीधा मानव पे कर दे? नहीं कर सकते, क्योंकि वह दवाई कैसा प्रभाव डालेगी, उस दवाई के साइड इफेक्ट क्या हो, क्योंकि तो आपको पता है कि हर जो एलोपैथी की मेडिसिन होते बेटे, तो एलोपैथी की मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं। तो अगर बाय द वे ऐसी मेडिसिन को अपन सीधे ही मानव के ऊपर प्रयोग में ले ले तो मानव को हानि हो सकती है। तो फिर बेटे यहां पर याद रखना रासायनिक सुरक्षा परीक्षण, यानी मेडिसिन जो बनाई जाती है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के द्वारा, उन दवाइयों का प्रयोग भी पराजिनी जंतुओं पर किया जाता है। जब पराजिनी जंतुओं पर वह प्रयोग सफल हो जाता है, कोई हानिकारक प्रभाव उसमें उत्पन्न नहीं होता, तब जाके फिर वह मानव के उपयोग के लिए ली जाती है। तो
तो ये इसका मतलब है। तो यहां देख लो बेटे, ये विधि जो औषधि अविषाणुता परीक्षण हेतु प्रयोग में लाई जाती है, यानी नॉन टॉक्सिक, जिसको आप कहोगे नॉन टॉक्सिक परीक्षण के लिए काम में लाए जाते हैं। पराजिनी जंतुओं में मिलने वाले कुछ जीन इसे अविषाणु पदार्थों के प्रति अति संवेदनशील बनाते हैं, जबकि अपराजीवी जंतुओं में ऐसा नहीं होता। यानी बेटे जो पराजिनी जंतुओं में मिलने वाले कुछ जीन, यानी जिसे अविषालु पदार्थों के प्रति अति संवेदनशील होते हैं, अविषालु जिसको आप कहेंगे नॉन टॉक्सिक पदार्थों के प्रति अति संवेदनशील होते हैं, जबकि अपराजीवी जंतुओं में ऐसा नहीं होता। अपराजिनी जंतुओं में ऐसा नहीं होता है। तो यह भी थोड़ा सा याद रखना है बेटे कि जो पराजिनी जंतु होते हैं वह जो जीन के अंदर नॉन टॉक्सिक मटेरियल उनके प्रति वह संवेदनशीलता प्रदर्शित करते हैं, जबकि नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल में ऐसा नहीं होता है। पराजिनी जंतुओं को अविषालु पदार्थों के संपर्क में लाने के बाद पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। यानी जो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं उनके संपर्क में आने के बाद में क्या क्या प्रभाव होता है बेटे, वहां पर इनका अध्ययन किया जाता है। तो ये याद रखना कि जो अविषालु पदार्थ होते हैं बेटे मेडिसिन के अंदर, उनके प्रति जो ट्रांसजेनिक एनिमल होते हैं वह ज्यादा संवेदनशील होते हैं, और जब वह ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर अविषालु पदार्थ को प्रवेश करवा दिया जाता है तो उनके अंदर उनके क्या क्या प्रभाव उत्पन्न होंगे, क्या क्या लक्षण उत्पन्न होंगे, ये वैज्ञानिकों के द्वारा जांचा जाता है। तो बेटे याद रख लेना रासायनिक सुरक्षा परीक्षण, इसमें आप अपनी भाषा में याद रखना कि बेटे इस परीक्षण में मेडिसिन का परीक्षण किया जाता है। वैक्सीन में आएगा टीकों का परीक्षण, अब यहां पर मेडिसिन का परीक्षण भी किया जाता है। तो कई प्रकार की दवाइयां होती है बेटे जो विषैला प्रभाव रखती है। अब इन दवाइयों को अगर पहले ट्रांसजेनिक एनिमल पर प्रयोग किया जाता है तो ट्रांसजेनिक एनिमल में एक ऐसी क्षमता होती है जो इन मेडिसिन के विषैले पदार्थों के प्रति अति संवेदनशील होते हैं, और जब ये पदार्थ बेटे उस पराजिनी जंतुओं के अंदर जाते हैं तो पराजिनी जंतुओं के अंदर क्या क्या लक्षण पैदा करते हैं उनकी जांच की जाती है। उसके बाद में फिर उस मेडिसिन को मानव के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ये आपको यहां पर याद रखना है। उसके बाद में बेटे अब हमारे पास में इसका अगला टॉपिक आता है एथिकल इशू, है ना, एथिकल इशू यानी नैतिक मुद्दे। तो ये थोड़ा सा याद रखना, एथिकल इशू, नैतिक मुद्दे। अब ये नैतिक मुद्दे क्या होते हैं, तो यहां आपको ये देखना है बेटे कि कई प्रकार के ऐसे उत्पाद बनाए जाते हैं जिस पर कोई देश अपना पेटेंट करा लेता है। उस पेटेंट के अनुसार ही बेटे जो है क्या कहते हैं फिर उसके आगे के मार्केट में उसको बेचा या खरीदा जाता है। तो ये हर देश के अपने अपने कुछ इथिकल इश्यू होते हैं। तो इस इथिकल उसमें बायोपायरेसी क्या होती है, ये सारी चीजों के बारे में अपन यहां पर देखेंगे। तो यहां देखो बेटे सभी माननीय क्रियाकलापों के लिए जीवधारियों के लिए असुरक्षात्मक या सहायक हो उनमें आचरण की परख के लिए कुछ नैतिक मापदंडों की आवश्यकता होती है, जिन्हें आप जो है नैतिकता में इसमें जीव वैज्ञानिक महत्व भी है। यानी कहने का मतलब यह हुआ बेटे कि यहां पर मानवीय क्रियाकलापों के लिए और जीवधारियों के लिए असुरक्षात्मक या सहायक आचरण की परख के लिए कुछ नैतिक मापदंडों की आवश्यकता होती है, और वही नैतिक मापदंड कहलाते हैं नैतिक मुद्दे। आगे आप देखिएगा बेटे भारत सरकार ने ऐसे संगठनों की स्थापना की है जैसे कि यहां पर है बेटे कि यहां पर GEAC है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, अर्थात आनुवांशिकी अभियांत्रिकी संतुति समिति, जो कि एक जीएम अनुसंधान संबंधी कार्यों की वैधानिकता के बारे में निर्णय लेगी। यानी जीएम अनुसंधान जिसको जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहेंगे, उनके बारे में वैधानिकता के बारे में निर्णय लेगी। तो कहने का मतलब यह हुआ हर देश का बेटे नैतिक मापदंडों को मापने के लिए इन नैतिक मुद्दों की आवश्यकता होती है। तो भारत के अंदर बेटे एक कमेटी है जिसका शॉर्ट फॉर्म तो है GEAC, यानी GEA और C, यानी जेनेटिकली, ध्यान रखना बेटे, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी,
आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जो कि एक जीएम अनुसंधान से संबंधित कार्यों की जो है नैतिकता या जो है निर्णय लेगी। उसके बारे में आप देखो बेटे, यानी जनमानस इस बात को लेकर आक्रोशित है, यह भी ध्यान रखना बेटे, जनमानस इस बात को लेकर आक्रोशित है कि कुछ कंपनियां आनुवांशिकी पदार्थों, पौधों या अन्य जैविक संसाधनों का उपयोग कर बनने वाले उत्पाद व तकनीकी के लिए पेटेंट प्राप्त कर रहे हैं, जबकि ये बहुत समय पहले से विकसित व पहचानी जा चुकी है। यानी बेटे यहां पर आप देखो कि जनमानस इस बात को लेकर अब कुछ कंपनियां हैं, कुछ कंपनियां ऐसे बेटे जो कि कोई मान लो पहले से खोजी गई औषधि है, अब उसको एक देश जो बेटे विकासशील देश से ज्यादा विकसित नहीं है, उसने उसको खोज लिया है ना, हजारों सालों से वो उसमें काम में आ रही है, लेकिन कुछ देश जो है बेटे वो उसको पेटेंट करा करके उन पर अपना अधिकार जताने लग जाते हैं, तो फिर वहां पर जन आक्रोश होता है। तो यहां आप इसको इस तरह से समझे कि जनमानस में इस बात को लेकर आक्रोश है बेटे कि कुछ कंपनियां जो कि आनुवांशिक पदार्थ हैं या फिर कोई जैविक संसाधनों का उपयोग कर बनने वाले उत्पाद व तकनीकी के लिए उनका पेटेंट प्राप्त कर रहे हैं, जबकि ये बहुत पहले से विकसित और उपयोग में लाए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी वो ये देखने की तो हमने बनाया है या ये जो है क्या हमने विकसित किया है और इसका वो पेटेंट करा लेते हैं। यहां देखो बेटे धान ये ध्यान रख, एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न है जिसके बारे में हजारों वर्ष पूर्व एशिया के कृषि इतिहास में वर्णन मिलता है। जैसे मैं बासमती चावल की बात करूंगा बेटे कि बासमती चावल जो है वह भारत में होता है और इसका पेटेंट किसने करा लिया? अमेरिका ने करा लिया, यानी अब अमेरिका इसको बेच सकता है और खरीद सकता है। तो ये ध्यान, जबकि ये धान की फसल हजारों वर्षों से पहले एशिया के अंदर यानी भारत में भी उगाई जाती थी, तो ये ध्यान रखना। तो ये देखो यहां पर कि धान एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न है जिसके बारे में हजारों वर्ष पूर्व एशिया के कृषि के बारे में या इतिहास के बारे में इसका वर्णन मिलता है। तो यहां देखो केवल भारत में धान की जो है लगभग 2 लाख किस्में मिलती है। भारत में धान की विविधता है और बासमती, ये ध्यान रखना बेटे, भारत में लगभग 2 लाख किस्में जो है धान की मिलती है और भारत में जो कि धान की जो विविधता उसमें बासमती धान अपनी सुगंध और स्वाद के लिए मशहूर है और इसके 27 वैरायटी पहचानी गई है किस्में भारत में उगाई जाती है, यानी 27 पहचानी गई किस्में भारत में उगाई जाती है। अब देखना बेटे आगे क्या होने वाला है, यानी धान में जो है बासमती चावल, सभी ने नाम सुना होगा बेटे, बहुत फेमस है, यह सुगंध और स्वाद के लिए पहचानी जाती है और भारत में इसकी 27 किस्में उगाई जाती है। लेकिन आगे क्या हुआ बेटे, देखो कि पुराने ग्रंथों, लोक साहित्य व कविताओं में बासमती का वर्णन मिलता है। यानी यहां पर आप देखोगे तो पुराने साहित्य में और साथ में बेटे ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो है कविताएं, उनमें भी बासमती चावल का वर्णन मिलता है। इससे साफ पता यह लगता है कि बासमती जो चावल का मेन जो स्रोत है, जहां से ये बेटे उगाया, तो ये तो भारत में है ना, लेकिन पेटेंट कौन करवाएगा? भी अमेरिका की कंपनी। तो ये ध्यान रखना कि यहां पर अपन को यही देखना है किस देश के क्या नैतिक मुद्दे होते हैं। तो बेटे यहां देखो कि बासमती का जो वर्णन है वो हमारे पुराने ग्रंथों में, साहित्य में या कविताओं में भी इसका वर्णन मिलता है। लेकिन आप देखो कि वर्ष 1977 में एक अमेरिकी कंपनी ने, ध्यान रखना बेटे, किसने? एक अमेरिकी कंपनी ने बासमती धान पर अमेरिकी एकस्व व ट्रेडमार्क कार्यालय द्वारा जो है एकल अधिकार प्राप्त कर लिया गया है। यानी एकस्व का माने होता है बेटे एकल अधिकार प्राप्त कर लिया गया है। किसके माध्यम से? एकल ट्रेडमार्क कार्यालय द्वारा इस पर अधिकार प्राप्त कर लिया गया है, यानी इसका पेटेंट करा लिया गया है। अब आप ये समझो बेटे कहां पर ये मिलता था? भारत में। भारत में इसे पहचाना जाता था। पुराने ग्रंथों में भी बेटे, जब तक अमेरिका वाले तो जानते भी नहीं थे कि बासमती चावल क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी बेटे कि अमेरिका की एक कंपनी ने इस बासमती चावल का पेटेंट करा लिया गया है। आगे आप देखिएगा बेटे
कि इससे कंपनी बासमती की नई किस्मों को अमेरिका व विदेशों में बेच सकती है। ये ध्यान रखना बेटे, जिससे ये कंपनी है जो बासमती की नई किस्मों को अमेरिका में व विदेशों में भी बेच सकती है। इसमें भारत कोई एतराज नहीं कर सकता क्योंकि उसने उसको पेटेंट करा लिया गया है। जबकि वास्तव में क्या था बेटे कि ये जो धान की बासमती की जो फसल थी ये भारत की थी बेटे, है ना, भारत का अधिकार था इसको पेटेंट कराने का, लेकिन जो है अपने रसूख से अमेरिका ने इसको अपने कब्जे में या अपने पेटेंट में ले लिया है। और अब भारत से बिना पूछे अमेरिका इसको किस्मों को बाहर भी बेच सकता है और खुद के अंदर भी इसको यूज ले सकता है। बासमती की ये नई किस्म वास्तव में भारतीय किसानों की किस्मों से विकसित ही की गई थी। तो ये भी थोड़ा सा याद रखना बेटे कि ये जो अमेरिका वाले बासमती की किस्मों को यूज लेते हैं वह भी भारत में पाए जाने वाली किस्मों से ही बनाई गई थी। तो ये यहां पर आपको याद रखना है। उसके बाद में फिर आपको ये देखना है बच्चों कि यहां पर एकाधिकार लागू होने के बाद एकाधिकार के तहत अन्य लोगों द्वारा बासमती का विक्रय पर प्रतिबंध हो सकता है। यानी बेटे अगर आपका अधिकार उस पर लग गया, यानी अधिकार आने के बाद में कोई अन्य लोग अगर उसका व्यापार करते हैं तो अन्य लोगों का अधिकार फिर उस पर नहीं रहेगा। तो यह भी आपको याद रखना है। मल्टीनेशनल कंपनियां, अब ये ध्यान रखना बेटे, मल्टीनेशनल कंपनियां वह दूसरे संगठन द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना पूछे, बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूर्ति भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। यानी यहां आप देखो बेटे कि कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां होती है ना, ये मल्टीनेशनल कंपनियां क्या करती है कि जिस देश में कच्चा माल मिलता है तो उस देश के व्यक्तियों को बिना पूछे, बिना उनको कोई क्षतिपूर्ति दिए उन संसाधनों का प्रयोग करने लगती है, तो फिर उसे कहा जाता है बायोपायरेसी। तो ये थोड़ा सा याद करना क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है बेटे, ध्यान रखना यहां पर कि मल्टीनेशनल कंपनियां वो दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन के या बिना क्षतिपूर्ति भुगतान के जैव संसाधनों का प्रयोग करना, जैव संसाधनों का प्रयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। तो सीधा सा याद कर लेना बच्चों कि कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां होती है जो बेटे किसी राष्ट्र या राष्ट्र के लोगों के बिना इजाजत के वहां के जैविक संसाधनों का प्रयोग करती है और उन संसाधनों के बदले में वहां के लोगों को ना तो वह क्षतिपूर्ति कुछ देती, न ही उनका कोई मूल्य उनको देती। तो इस घटना को कहते हैं बायोपायरेसी। एक बार फिर समझ लें कि कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां होते हैं बेटे जो कि जैविक अनुसंधान जो उन्होंने खोजे गए हैं किसी देश से, तो उस देश के लोगों की अनुमति भी नहीं लेती और ना ही बेटे उन जैविक संसाधनों का मूल्य उन्हें देती है। तो इस घटना को बायोपायरेसी कहा जाता है। तो यह आपको यहां पर याद रखना है। उसके बाद में फिर आप देखिएगा बहुत सारे औद्योगिक राष्ट्र आर्थिक रूप से काफी संपन्न है। यह भी याद रखना बेटे, आर्थिक रूप से काफी संपन्न है लेकिन उनके पास में जैव विविधता और परंपरागत ज्ञान की कमी है। परंपरागत ट्रेडिशनल, है ना, जैसे कई सारे देसी उपचार होते हैं ना बेटे, देसी उपचार उनकी कमी होती है। जैसे आज मान लेते हैं आदिवासी है, तो आदिवासी बेटे कई सारे ऐसे उपचार जानते हैं जो बड़े बड़े डॉक्टर नहीं जानते, है ना। तो यहां पर आप देखिएगा कि जो संपन्न राष्ट्र होते हैं वो काफी संपन्न होते हैं लेकिन फिर भी उनके पास में जैव विविधता और एक ट्रेडिशनल ज्ञान की कमी होती है। अब ये किसके पास में मिलता है? ये मिलता है बेटे विकासशील देशों के पास में, लेकिन उनके पास में आर्थिक संपन्नता नहीं होती है। तो यहां आप देखिएगा कि इनके विपरीत जो विकसित और अविकसित विश्व जैविक जो देश है बेटे, उनके पास में जो है जैव विविधता और जैव संसाधनों से संबंधित परंपरागत ज्ञान से संपन्न होते हैं। यानी जो विकासशील देश हैं बेटे या अविकसित देश है उनके पास में जैव संसाधन भी बहुत सारे होते हैं और उनके पास में परंपरागत ज्ञान भी बहुत सारा। अब अगर दोनों को मिला दिया जाए, यानी बेटे परंपरागत ज्ञान जैव संसाधन मिल जाए और वहां पर आधुनिक तरीके से उसके बारे में खोज की जाए तो समय भी बचेगा और एक तरह से अधिक ज्यादा दवाइयां भी वहां पर मिलेगी। तो यहां आप देखिएगा कि पहले तो आपको क्या याद करना है कि बहुत सारे औद्योगिक राष्ट्र ऐसे होते बेटे जो आर्थिक रूप से काफी संपन्न है लेकिन उनके पास में जैव विविधता और एक परंपरागत ज्ञान की कमी होती है।
लेकिन ये जो जैव विविधता है और जो परंपरागत ज्ञान है ये विकासशील देशों के पास में ज्यादा होता है। यहां तक भी क्लियर। उसके बाद में आप देखो कि जैव संसाधनों से संबंधित परंपरागत ज्ञान का उपयोग, ये ध्यान रखना बेटे, जैव संसाधनों से संबंधित परंपरागत ज्ञान का उपयोग आधुनिक उपयोग में किया जाए, यानी इस ट्रेडिशनल नॉलेज को अगर मॉडर्न तरीके से बेटे जो है क्या कहते हैं लिया जाए तो फिर देखो क्या होगा कि जिससे फलस्वरूप समय, शक्ति और खर्च को बचाया जा सकता है। यानी बेटे ये देखा कि अगर ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको मॉडर्न तरीके, जैसे एक तो जमाना था कि पुराने जमाने में खेती की जाती थी, अब वर्तमान में बेटे अपन एक आधुनिक तरीके से खेती करते हैं, आधुनिक तरीके से नए नए उपकरणों से अपन खेती करते हैं, तो पहले से ज्यादा खेती करना आसान हो गया, आसान भी हो गया, समय भी बचा और साथ में बेटे जो है क्या कहते हैं उत्पादन भी ज्यादा बढ़ा। उसी तरह से यहां बताया गया है कि अगर पुराना ज्ञान है, ट्रेडिशनल नॉलेज है, उस ट्रेडिशनल नॉलेज को अगर मॉडर्न तरीके से काम में लिया जाए तो फिर बेटे क्या होगा कि समय की बचत, शक्ति की बचत और खर्च को भी बचाया जा सकता है। और साथ में बेटे कुछ राष्ट्र ने अपने जैव संसाधनों और परंपरागत ज्ञान का बिना पूर्व अनुमति के उपयोग पर प्रतिबंध के लिए नियमों को बना रखा है। यानी कुछ राष्ट्र ऐसे हैं बेटे जो कि उसके पास में जो जैव संसाधन है पहले से बना लिया, उनको बिना अनुमति के अब कोई देश उन पर जो है अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता। इसके लिए उन्होंने वहां पर कई सारे नियम बना रखे हैं। तो यहां आप देख लें बेटे कि यहां पर जो है कुछ राष्ट्र अपने जैव संसाधनों को और परंपरागत ज्ञान को बिना पूर्व अनुमति के उपयोग पर प्रतिबंध के लिए नियमों को बना रहे हैं। यानी बेटे अब बना रहे हैं, क्योंकि पहले तो जरूरत नहीं थी, लेकिन क्या हुआ कि कुछ जो विकसित राष्ट्र होते हैं वो उन पर बिना अनुमति के बेटे बायोपायरेसी के थ्रू बिना अनुमति के उन पर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, उनका मूल्य भी उनको नहीं देते हैं। तो ये तो बायोपायरेसी, तो उस बायोपायरेसी से बचने के लिए जो देश हैं जिनके अंदर कोई जैव संसाधन बहुत अधिक मात्रा में मौजूद है, तो बेटे उसके लिए जैव संसाधनों के लिए या वहां पर जो उनका परंपरागत ज्ञान है बेटे, ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसके लिए उनके अधिकार के लिए वो नियम बना रहे हैं ताकि कोई देश फिर उनके ऊपर अधिकार नहीं जमा सके। तो ये आपको बेटे यहां पर याद रखना है। तो ये टॉपिक था बेटे हमारा जिसमें अपन ने पढ़ा कि यूजेस ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, यानी जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग। तो बेटे याद रखना ये उपयोग है और ये उपयोग आपको याद ही करना है और इसको आप अच्छी तरह से लिख के याद करें और समझ के याद करें। ओके बेटे, थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।